Hello students, Namaste everyone. This is Sudeep sir, this side your physics teacher discussing some interesting concepts with you. और एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टर। अगर हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या किया था कि हमारा जो कंडक्टर था वो खुद न्यूट्रल था, हमने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। अब इस बार हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो कंडक्टर है वो एक चार्ज कंडक्टर है। तो सपोज मैं एक कंडक्टिंग मटेरियल को कंसिडर करता हूं। ओके, एक कंडक्टर को कंसिडर करिए, अ कंडक्टर ऑफ आर्बिट्री शेप। ओके, और इस कंडक्टर को चार्ज किया जाता है इसके ऊपर। इसको अगर हम Q चार्ज देंगे, मान लीजिए वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो यहां पे क्या होगा कि इसको चार्ज करने की वजह से सबसे पहले तो बीइंग अ कंडक्टिंग मटेरियल, आप देख सकते हो कि ये कंडक्टर है। हमने इसको पहले डिस्कस किया था कि व्हेनेवर अ कंडक्टर इज गिवन सम चार्ज, द चार्ज विल ऑलवेज कम टू द आउटर सरफेस, रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। हमने इसको गॉसिस लॉ से प्रूव किया था, लेकिन गॉसिस लॉ से हमने ये प्रूव किया था कि फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। फाइन, म्यूचुअल रिपल्जन से ये सारे चार्जेस जो है वो कंडक्टर में आउटर सरफेस पे आएंगे, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर ये एक होलो कंडक्टर है, मान लीजिए एक होलो कंडक्टर है, इसके बीच की होलो स्पेस है, कैविटी है। अगर किसी होलो कंडक्टर को भी चार्ज किया जाए तो उसके पास तो दो फ्री सरफेसेस है, एक इनर फ्री सरफेस और दूसरा आउटर फ्री सरफेस। तो यहां पे भी ऐसा देखा गया कि ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्जन, चार्जेस विल ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, सो अगर कोई आपसे पूछे कि इन केस ऑफ अ कंडक्टर, इफ सम चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, वेयर डज द चार्ज रिसाइड, द आंसर इज दैट इट ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर. If at all it has two free surfaces, it comes to the outer surface only. अगर कोई आपसे पूछे कि what is the reason for those charges to reside on the outer surface, the answer is that it happens because of mutual repulsion. अब म्यूचुअल रिपल्जन तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में भी होता है, बट सिंस द मटेरियल इज नॉन कंडक्टिंग, इट वोंट अलाउ द चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट एंड कम टू द आउटर सरफेस। सो ये जो प्रोविजन है वो खाली कंडक्टिंग मटेरियल में ही है कि चार्जेस आर बीइंग एबल टू मूव एंड कम टू द आउटर सरफेस। सो यहाँ पे मैंने एक होलो कंडक्टर को कंसिडर किया, तो उसमें भी चार्ज है वो यहाँ पे रिसाइड करेगा। और अगर हम इसमें गॉसिस लॉ अप्लाई करेंगे, सपोज अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, तो दो चीजें यहाँ पे कंसिडर करना। एक तो इसका जो फील्ड होगा वो ऑलवेज कंडक्टर से परपेंडिकुलर होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कंडक्टर से परपेंडिकुलर ही होगा। फाइन, तो नंबर वन इज, एंड व्हाई इट विल बी परपेंडिकुलर, क्योंकि एक कंडक्टर हमेशा एक ही पोटेंशियल पे होता है। इट इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूं, one conductor is always at one potential. One conductor is always at one potential. Fine, it is an equipotential surface. और स्टूडेंट्स याद कीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वहां पे एक प्रॉपर्टी थी, 3 नंबर की प्रॉपर्टी, कि फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो आपका ये जो कंडक्टर है वो एक कंडक्टर हमेशा एक ही पोटेंशियल पे होता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं सप्लाई का जो प्लग होता है, फाइन, उस प्लग का जो पोटेंशियल होता है, उसमें जो लाइव वायर होता है उसका पोटेंशियल 220 वोल्ट्स होता है। अगर यहां पे इसको इरेज करने के लिए बना रहा हूं,
अगर यहाँ पे ये आपका लाइव वायर है, तो अगर मैं यहाँ पे उंगली डालूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, 220 वोल्ट्स का झटका लगेगा। अगर मैं यहाँ पे वायर इंसर्ट करता हूं, वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। अगर मैं यहाँ पे कॉपर वायर को इंसर्ट करता हूं और उसका दूसरा एंड में किसी और जगह पे रखता हूं, तो नाउ इट हैज बिकम अ सिंगल कंडक्टर। अब ये सिंगल कंडक्टर बन गया है एंड वन कंडक्टर इज ऑलवेज एट वन पोटेंशियल। अगर मैं उसका दूसरा जो एंड है वो अगर आपको टच करवाता हूं तो आपको भी 220 वोल्ट्स का झटका लगेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट वन कंडक्टर इज ऑलवेज एट वन पोटेंशियल। इसको रखो अगर ये अच्छा लगता है आपको तो। वन कंडक्टर इज ऑलवेज एट वन पोटेंशियल। इसको थोड़ा आपको फैंसी बनाना है। फाइन, लाइव वायर को अगर हम 220 वोल्ट्स से दिखाते हैं, तो अगर मैं यहां से एक वायर कनेक्ट करता हूं तो वो भी 220 वोल्ट पर ही होगा। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमने एक चीज सीखी कि वन कंडक्टर इज ऑलवेज एट वन पोटेंशियल। अ कंडक्टर एक्ट्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले तो जो चार्ज है वो रिसाइड करेगा आउटर सरफेस के ऊपर। इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इस तरह से होगा कि वो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाता हूं, तो बिकॉज द चार्जेस दे रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, नो चार्ज इज ट्रैप्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। यहाँ पे दो चीज एस्टैब्लिश होती है। नंबर वन, कि फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो इवन व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज्ड। तो स्टिल यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट स्टिल टर्न्स आउट टू बी जीरो। अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अभी भी जीरो है। फाइन। तो चाहे आप कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तब भी उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। चाहे आप उस कंडक्टर को चार्ज करो, उसका खुद का चार्ज होने के बावजूद भी इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। इस फिनोमिनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब यह है कि अगर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो, चाहे वो चार्ज हो चाहे वो चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, और आप उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हो, इसको अलग से डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हम फिर से एक डायग्राम बना सकते हैं जहाँ पे ये आपका कंडक्टर हो गया और ये इसके अंदर की होलो स्पेस हो गई। अब ये मैटर नहीं करता है कि ये कंडक्टर खुद चार्ज्ड है कि नहीं है, या फिर इसको बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा है। इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो। और इस फिनोमिनन को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। जो सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो कि इजीली अफेक्ट हो जाते हैं बाय द स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड्स मतलब जो घूमते रहते हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है, जिसके सोर्स के बारे में पता नहीं होता है। हमारे सबके आसपास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं बिकॉज वी आर ऑल सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ऐसे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड्स बोलते हैं। फाइन। स्ट्रे डॉग्स जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, जो घूमते रहते हैं, इसी तरह से स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ऐसा वर्ड दिया गया है उसके लिए। कई बार क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो इजीली अफेक्ट हो जाते हैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो उनको इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करने के लिए, बचाने के लिए इस तरह की एक कैविटी को क्रिएट किया जाता है और उस कैविटी के अंदर उस सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रखा जाता है, डिवाइस को रखा जाता है, ताकि वो बाहर के जो घूमते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे अफेक्टेड ना हो। फाइन। तो इसी फिनोमिनन पे
आपको मैं दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। वन इज़ फैराडेज केज। अगर आपने फैराडेज केज के बारे में सुना है तो फैराडेज केज क्या होता है कि वहाँ पे आप थोड़ा इसको गूगल भी करना, मैं आपको समझा देता हूँ। फैराडेज केज क्या होता है कि वो एक तरह का इस तरह से एक मेटलिक केज होता है और उस मेटलिक केज को एक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर रखा जाता है। फाइन, दिस इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। उसको आइसोलेट किया जाता है, अर्थ से दूर रखा जाता है क्योंकि एक बहुत ही डेंजरस फिनोमिनन है। इसको बोलते हैं फैराडेज केज। फैराडेज केज में ऐसा होता है कि अगर आप इस केज के सेंटर में आ जाओ, ओके, आप यहाँ पे बैठ जाओ। फैराडे ने क्या किया था, फैराडेज केज है तो फैराडे के नाम के ऊपर से है। माइकल फैराडे के बारे में मैंने 11th स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छी बातें करी है। तो फैराडे ने क्या किया होगा, ये काल्पनिक स्टोरी है फ्रॉम माय साइड, मेरे इमेजिनेशन के बेसिस पे मैंने इसको बनाया है कि फैराडे ने क्या किया होगा कि बेस्ड ऑन हिज कॉन्फिडेंस उसने बोला होगा कि वो केज के अंदर चला गया होगा और उसने अपने असिस्टेंट्स को बोला होगा कि आप इस केज को मिलियन वोल्ट्स पे लेके आ जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। और वो असिस्टेंट्स भी परेशान होंगे उससे, उसने टाइम पे सैलरी नहीं की होगी और बहुत टॉर्चर किया होगा अपने असिस्टेंट्स को, इसलिए वो भी मौका देख रहे होंगे कि भाई चलो चलाओ मिलियन वोल्ट पे, ये जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने इस केज को मिलियन वोल्ट्स पे, मतलब कि आप इस केज को चार्ज कर दीजिए। लेकिन फैराडे होशियार था, उसको मालूम था कि फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। हमने इसको स्फीयर में भी डिस्कस किया है। और जब फील्ड जीरो होता है तो जब पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। अब मिलियन वोल्ट का कांस्टेंट पोटेंशियल आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन वो 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो आपको झटका देके जाएगा। रिमेंबर इन फिजिक्स the value of potential does not matter, it is the potential difference that matters। कितना भी पोटेंशियल आपके पास हो उससे कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। फाइन, डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा। तो कांस्टेंट पोटेंशियल कभी किसी को परेशान नहीं करता है। हालांकि मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि इसका एक्सपेरिमेंट आप मत करना क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इसमें बहुत ही प्रिसीशन से इसको करना पड़ता है। तो फैराडे न्यू कि चाहे ये मिलियन वोल्ट पे हो, चाहे ये केज मेटल बॉडी, उसके अंदर का फील्ड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो। और जब फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। और फैराडे को मालूम था कि कांस्टेंट पोटेंशियल चाहे कितना भी बड़ा हो वो हार्मलेस होता है, थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस हो वो हार्मफुल हो सकता है। Okay, so this is one example which I wanted to give you. Second example is at the time of lightning। जब भी lightning होती है, lightning चल रही होती है, मान लीजिए मॉनसून सीजन चल रहा है और बहुत ही क्लाउडी एनवायरनमेंट है और हेवी लाइटनिंग हो रही है, तो जब भी लाइटनिंग होती है इट इज रेकमेंडेड कि आप अपने कार के अंदर रहें। अब कार के अंदर बैठने से फायदा क्या है कि कार इज अ मेटल बॉडी, वो आपका मेटल की केज बन गई और आप उस मेटल केज के अंदर हो तो होगा क्या कि अंदर का फील्ड ऑलवेज जीरो होगा। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से सेफ हो जब आप अपनी कार के अंदर हो, बिकॉज आपको मालूम होगा कि एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग इट इज एन इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में। और वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसका आयोनाइजेशन हो जाता है। जब भी लाइटनिंग होती है स्टूडेंट्स, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो क्लाउड होते हैं वो एक दूसरे के साथ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्लाउड्स दे गेट चार्ज्ड। तो मान लीजिए ये जो क्लाउड है उसका जो लोअर लेयर है वो आपका पॉजिटिव हो गया और जो अपर लेयर है वो नेगेटिव हो गया।
अब जब ये क्लाउड अर्थ के ऊपर से पास होगा तो इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव इंड्यूस करेगा और इसकी वजह से यहां पे एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। फाइन। अब ये फील्ड इतना स्ट्रांग होता है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁶, 10⁷ वोल्ट पर मीटर। ये इतना स्ट्रांग होता है कि यहां पे अंदर अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया है तो वो क्या करेगा, उसका एक फिनोमेनन है पोलराइजेशन, जो कि हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पॉजिटिव चार्जेस गो अलोंग द फील्ड, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव गोज ऑपोजिट टू द फील्ड। वैसे भी ये नेगेटिव इसका पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा और टूटने के बाद जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नीचे की तरफ जाएगा और इस इफेक्ट को हम लाइटनिंग जो बोलते हैं, वो ऐसा फिनोमिनन है। तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्रिएट होती है। तो इस स्ट्रॉन्ग फील्ड से बचने के लिए इट इज रेकमेंडेड कि आप अपने कार के अंदर रहे, क्योंकि वो एक मेटेलिक केज है। तो स्टूडेंट्स, इतना डिस्कशन मेरे ख्याल से इनफ होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, लेकिन आई थिंक आई शुड बी डिस्कसिंग इट विथ यू। स्टूडेंट्स, जब भी आपने देखा होगा कि विंटर्स में आप जब भी किसी मेटलिक चीज़ को छूते हो तो फटाके फूटते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कार का हैंडल टच करते हो, जब भी आप किसी चेयर को टच करते हो, चाहे वो प्लास्टिक की हो, फिर भी जब भी आप डोर का हैंडल को टच करते हो तो एक छोटा सा क्रैकलिंग साउंड आता है और हमारे गुजराती में बोलते हैं फटाकड़ो फूटवो। तो वो एक छोटा सा पटाखा फूटता है। अब कभी कभी किसी को छूने से भी पटाखे फूटते हैं, तो विंटर में आप किसी को टच करोगे तो एक वो छोटा सा स्पार्कलिंग साउंड आएगा इसका। और इसी रीजन से जब आप विंटर में पुलोवर को रिमूव करते हो, स्वेटर को रिमूव करते हो, आपके बाल है वो खड़े हो जाते हैं। अब ये सब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से स्टूडेंट्स होता क्या है, ये समर में नहीं होता है, विंटर में होता है। क्योंकि समर में एयर कंटिन्यूअसली हमारे साथ, एयर का फ्रिक्शनल करंट, एयर कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी को रब करती रहती है, सारी चीज़ों को रब करती रहती है। इसकी वजह से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम सब लोग कंटिन्यूअसली चार्ज होते रहते हैं। लेकिन हमारा क्या, हम यहाँ वहाँ छूते रहते हैं, इसलिए हमारा डिस्चार्जिंग भी होता रहता है। व्हेन वी टच कम इन कांटेक्ट विथ अर्थ, तो हमारे अंदर का जो सारा चार्ज है वो उसका अर्थिंग हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहाँ पे हमारा चार्जिंग भी होता रहेगा और डिस्चार्जिंग भी होता रहेगा। अब विंटर में क्या होता है, सराउंडिंग एयर इज ड्राई। तो जब भी किसी चीज़ जो कि स्टैटिक चीज़ है, अब हम तो यहाँ वहाँ छू लेते हैं और हमारा वो हो जाता है, चार्ज गेट्स गोज इनटू द अर्थ। लेकिन जो स्टैटिक चीज़ है, जैसे कि कार का हैंडल, चेयर, डोर का नॉब, ऐसी चीज़ें जब इलेक्ट्रीफाई होती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके ऊपर का जो चार्ज है वो विंटर में वहीं पे रहता है, क्योंकि सराउंडिंग एयर इज ड्राई। तो अगर वो जब चार्ज का जमावड़ा होता है तो काफ़ी सारा चार्ज उसके ऊपर अक्यूमुलेट हो जाता है और हम होते हैं न्यूट्रल, क्योंकि हम यहाँ वहाँ टच करके आए हुए होते हैं। तो जब हम किसी ऐसी बॉडी को टच करेंगे, चाहे वो कार का डोर का हैंडल हो, चाहे वो चेयर हो, या फिर नॉर्मल जो डोर है उसका नॉब हो, तो बिकॉज वो चार्ज्ड है और आप न्यूट्रल हो, इसकी वजह से जब भी दो चीज़ें संपर्क में आने की कोशिश करेगी, सेपरेशन रिड्यूस होगा। एक फॉर्मूला है जिसको मैं यहाँ पे रिकॉल करवाता हूँ आपको, E इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई डेल्टा R। सेपरेशन कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बढ़ेगा
और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जब आप बहुत ही नज़दीक होगे उस बॉडी से, और इसकी वजह से आयनाइजेशन ऑफ द एयर होता है। तो वो भी लाइटनिंग जैसी ही फिनोमिनन है, लेकिन वो स्मॉल स्केल पे होती है। फाइन, तो लाइटनिंग है वो लार्ज स्केल पे होती है, और जब आप ऐसे किसी बॉडी को टच करते हो और जब स्पार्कल्स होते हैं, वो भी एक छोटी सी लाइटनिंग ही है। इसी तरह से जब आप पुलोवर रिमूव करते हो तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपके बाल का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। इंडक्शन इज फॉलोड बाय अट्रैक्शन। तो इंडक्शन होगा और इंडक्शन के बाद अट्रैक्शन होगा, तो वो भी पुलोवर के साथ, स्वेटर के साथ आपके बाल खड़े हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये फिज़िक्स सब जगह पे है। हमारे आजू बाजू में अगर आप डिस्कस करो तो फिज़िक्स कई जगह पे है, और कई ऐसे फिनोमिनन है जिसको फिज़िक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं आपके साथ ऐसी चीज़ों को शेयर करूँगा ताकि आप फिज़िक्स को रिलेट कर पाओ रियल लाइफ के साथ। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप दैट यू आर फाइंडिंग लर्निंग फिजिक्स वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम मी, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इसको और इंटरेस्टिंग बनाऊँ, ऐसी कई चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूँ ताकि आपको सब्जेक्ट मज़ेदार लगे और आपका इंटरेस्ट कल्टिवेट हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एट H.N।